So hello plus 2 class students. So next topic is HCl, hydrochloric acid, its preparation, its properties and uses. So first of all, let's do its preparation. So in laboratory, HCl, hydrochloric acid can be prepared by the reaction of NaCl, sodium chloride, with H2SO4. Sodium chloride reacts with sulfuric acid at 420 Kelvin and it gives NaHSO4. ये Na एक H यहाँ से SO4 प्लस जो दूसरा H है यहाँ से वो लग जाएगा Cl के साथ HCl. So this is the reaction in which HCl formed. This reaction further moves and in the second step this NaHSO4 sodium hydrogen sulfate, it again reacts with NaCl and then again it will produce HCl. यहाँ से H आ गया, यहाँ से Cl आ गया, Na2SO4. This reaction occurs at 823 Kelvin. So temperature is different for both the reactions. So in first reaction, NaCl combined with sulfuric acid, it produces HCl and sodium hydrogen sulfate at 420 Kelvin. In the second reaction, sodium hydrogen sulfate reacts with sodium chloride at 823 Kelvin, give HCl and sodium sulfate. So these are the two reactions in which HCl can be prepared. So now let's talk about the properties of HCl. HCl की जो properties है, what are the properties of HCl? Yes, HCl is a colorless liquid and HCl actually it is a strong acid. When it combines with water and HCl plus H2O, it gives H3O positive ion. यहाँ से इस H2O में मिलकर H3O पॉजिटिव जो की पहचान है कैसे की प्लस Cl. So it is a strong acid है जो HCl, ये इसके प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम. स्ट्रॉन्ग एसिड है जो. इसके अलावा जो HCl है it react with ammonia to form NH4Cl. इसके white fume बनाता है, white fumes. So when ammonia reacts with HCl, it forms white fumes of ammonium chloride. इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, इससे हम एक सब्सटेंस और बनाते हैं, उसको बोलते हैं एक्वा रेजिया. क्या होता है बच्चों? इसमें 3 पार्ट्स लेंगे हम कंसंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट हम लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड. दोनों को मिक्स कर देंगे. 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, इनको मिक्स कर देंगे तो हमारे पास जो बनेगा उसको बोलते हैं एक्वा रेजिया. क्या करते हैं, क्या काम है इस एक्वा रेजिया का? इस एक्वा रेजिया का काम है बच्चे, एक्वा रेजिया बनता किससे है? HCl प्लस HNO3 से. ये जो गोल्ड है या प्लैटिनम है, ये आमतौर पे किसी सोल्यूशन में क्या नहीं होते, डिजोल्व नहीं होते. किसी सोल्यूशन में इनको घोला नहीं जा सकता. तो एक्वा रेजिया एक ऐसा नया केमिकल हमने तैयार कर लिया जिसमें गोल्ड डिजोल्व हो जाता है. इसमें गोल्ड अगर गोल्ड का कोई आपके पास कोई भी ऑर्नामेंट है उसको अगर उसमें डालेंगे एक्वा रेजिया में तो उसके ऊपर की लेयर पूरी घुल के किसमें चली जाएगी, सोल्यूशन में चली जाएगी. तो गोल्ड को डिजोल्व करना है तो आम किसी केमिकल में डिजोल्व नहीं होता, वो होता है एक्वा रेजिया में. एक्वा रेजिया का होता है 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3. तो रिएक्शन क्या होता है? गोल्ड या AU, इसमें हमने डाला क्या? इसमें डाला HCl प्लस HNO3. HCl से हमें मिल गए 4H पॉजिटिव और HNO3 से मिल गए NO3 नाइट्रेट और यहाँ से मिल गया हमें Cl नेगेटिव, ये भी 4. तो ये इनमें रिएक्शन होगा. गोल्ड में क्या होगा बच्चों? ये रिएक्शन होगा जिसमें हमें ये AU तो गोल्ड है, H हमें ये दोनों में H है वो मिल गया, Cl भी मिल गया यहाँ में
और यहाँ NO3 मिल गया। तो ये इनमें रिएक्शन इक्वेशन है आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद होगा क्या, ये Au है जो गोल्ड है, इसके साथ Cl4 लग जाएगा। AuCl4 हमारा ये बन जाएगा नेगेटिव, प्लस हमारे पास और इसके अलावा बच्चों नाइट्रेट है, इसका बन जाएगा NO, प्लस हमारे पास 2H2। तो ये हमारा एक रिएक्शन होगा। इसमें जो गोल्ड था एक्वा रेडिया के साथ रिएक्ट करके AuCl4 नेगेटिव बन घुल जाएगा उसमें। इसी तरह से सेम वे में यहाँ प्लैटिनम प्लैटिनम, बस उसमें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो बैलेंस इसमें फर्क होगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसमें नंबर में फर्क होगा इसकी स्टोइकियोमेट्रिक में। बाकी क्या है, प्लैटिनम आ जाएगा। यहाँ पे जरा Cl कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। Cl यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ा इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो चेंज होगी, लेकिन वही प्लैटिनम में वही यहाँ एक्वा रेडियस H पॉजिटिव, नाइट्रेट Cl नेगेटिव मान आएंगे, वही Au की जगह प्लैटिनम यहाँ लग जाएगा। तो प्लैटिनम और जो गोल्ड है वो डिजोल्व हो जाते हैं किसमें, एक्वा रेडियम किससे बनाते हैं, HCl से ही इसको हम बनाते हैं। और ये जो HCl है वो एक और रिएक्शन हमारा शो करता है। वो करता क्या है, सॉल्ट है जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको भी डिकम्पोज कर सकता है HCl। जो सोडियम कार्बोनेट है बच्चे, इसको भी क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। कैसे डिकम्पोज करेगा, अगर इसको हम नीचे लिखना हो तो यहाँ हमारे पास 2 Na है और यहाँ पे क्या हमारे पास 2 Cl है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस बन जाएगा H2 प्लस बन जाएगा CO2। देखो 2 Na थे तो 2 ही Cl है, 2NaCl बन गए। ये CO3 था, इसमें से CO2 अलग हो गया और एक O है वो 2H के साथ H2 बना दिया इसने। तो ये भी एक रिएक्शन है, शो करता है HCl। इसके बाद HCl के बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है ऑक्सो एसिड्स। एसिड के बाद हमारे पास क्या टॉपिक आ जाता है, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सो एसिड कौन से हैलोजेंस के, सिंपल ऑक्सो एसिड है। एक है हमारे पास HOCl, दूसरा क्या है HOI। वैसे ऑक्सो एसिड HOCl, HOBr, HOI इनके स्ट्रक्चर आते हैं। HOF भी होता है, HOF। तो ये हमारे ऑक्सो एसिड हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑक्सो एसिड हैं बच्चों हमारे पास, वो कौन से हैं, वो है HO और यहाँ HO, यहाँ पे हमारे आ जाएगा Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, HOCl डबल बॉन्ड O। इसके अलावा कौन सा है HOCl डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे। नेक्स्ट में हो जाएगा HO, नीचे को कर लो HOCl, अगले में कितने, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड आ जाएगा। इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। ये हमारे पास सारे क्या है बच्चों, ऑक्सो एसिड्स हैं। इसके ऑक्सो एसिड्स हैं हैलोजेंस के, HOCl, HOBr, HOI, इसी तरह HOClO, HOClO2, HOClO3। ये हमारे पास अलग अलग ऑक्सो एसिड है। इनका स्ट्रक्चर है जो वो इम्पोर्टेंट है, इसको स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सो एसिड के बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है इंटरहैलोजेंस कंपाउंड। जो इंटरहैलोजन कंपाउंड, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है, जैसे ICl। इनके रिएक्शन है कितने टेम्परेचर पे कौन सा बनता है, जैसे कि BrF3, BrF5, जैसे कि ClF3। तो ऐसे करके ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। दोनों जो एटम है, दोनों एलिमेंट है वो हैलोजन ही हैं। इंटर हैलोजन, हैलोजन
में आपस में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड से कि एक हमारे पास I2 है, II बॉन्ड है। II बॉन्ड उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ICl जो बॉन्ड है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि जो ICl बॉन्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, I2 बॉन्ड है वो कम रिएक्टिव है, वाई? तो इसका क्वेश्चन आ जाता है। इसका आंसर ये है कि ये आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, इनका साइज है सेम। तो साइज सेम होने की वजह से इनमें जो ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स में, जो ओवरलैप होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, ओवरलैप होता है वो होता है ज़्यादा, ओवरलैप बढ़िया इनमें हो जाता है। तो ये बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि दोनों का साइज सेम है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए टूटता नहीं जल्दी। जब टूटेगा नहीं तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इस केस में क्या होता है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो इनमें जो ओवरलैप होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ओवरलैप होता है, इसका ऑर्बिटल उसका ऑर्बिटल जो ओवरलैप होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए जो बॉन्ड बनता है थोड़ा वीक बनता है। वीक बॉन्ड इसलिए टूट जाता है, जब टूट जाएगा तो इजीली क्या कर सकता है बच्चे, ये रिएक्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है इसमें कि रिएक्टर क्यों ये ज़्यादा करता है। इसके अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अलावा जो है लास्ट जो इसका टॉपिक है हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में कि स्ट्रक्चर होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा BrF3 जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऑन द बेसिस ऑफ BsEpR थ्योरी। तो +1 में हमने BsEpR थ्योरी की थी, उसके बेस पे हमने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए बेटे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, ब्रोमीन की, फ्लोरीन फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3s2 3p कितने आ जाएंगे 5 नहीं 4s2 4p5 और हमारे पास जो 4d है वो खाली, 4d का नेम बच्चों खाली। BrF3 का हमें स्ट्रक्चर लिखना है। तो S में कितने बच्चे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में कितने 1 2 3 4 5 है हमारे पास, तीनों में कितने हैं 5 है। तो D है वो खाली है, D है हमारे को खाली पड़ेगा। लेकिन ब्रोमीन में कितने सिंगल बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ 3, तो हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ओनली 1 है। तो लेकिन एक अगर यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा D में, P में से D में चला जाएगा, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, तीसरा फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन हो गए। सो ये Br के साथ कितने फ्लोरीन लग गए, 3 फ्लोरीन लग गए। बाकी ये 2 क्या बचे, इनको बोलते हैं दोनों को लोन पेयर, लोन पेयर बचे हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये लोन पेयर बचे। तो हमारे पास 2 लोन पेयर है और 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर है। तो टोटल कितने पेयर हो गए 5 बॉन्ड पेयर। जो 5 बॉन्ड पेयर होते हैं उसके लिए हम ज्योमेट्री क्या बनाते थे, 5 बॉन्ड पेयर के लिए हम ज्योमेट्री क्या बनाते थे बच्चों, 5 बॉन्ड पेयर के लिए हम बनाते थे ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, ऐसे हम ट्रायंगुलर बाइपिरामिड ज्योमेट्री बनाते थे। इसके बीच में सेंट्रल एटम है Br, जो Br है हमारा सेंट्रल एटम, BrF3 है ना ये, तो Br सेंट्रल एटम बीच में, तो इसके ऐसे एक ऊपर एक नीचे ऐसे 5 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 5 बॉन्ड। लेकिन हमारे पास क्या 2 लोन पेयर है, लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पोजीशन पे यहाँ रखेंगे, ऐसे लोन पेयर, जो 2 लोन पेयर है उनको हम हमेशा लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना, एक्सियल पोजीशन। ये बॉन्ड है जो 3, इनको इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो ऊपर जो नीचे और एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, तो हमने इनको इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा। बाकी जो फ्लोरीन है वो हमने दूसरी पोजीशन पे रखा। तो ये जो लोन पे रिपल्शन की वजह से, लोन पे रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा ये बॉन्ड पेयर है जो इनको, ये बॉन्ड में भी एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है इस BrF में, ये लोन पे रिपल्शन और लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे। तो ये है तो टी शेप, लेकिन थोड़ी सी बेंट टी शेप हो जाएगी, जो इसकी शेप आएगी बेंट टी शेप, बेंट टी शेप होगी। वैसे जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो क्या है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो क्या बच्चों, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। लेकिन फिर भी जो शेप है, शेप में सिर्फ हम बॉन्ड पेयर देखते हैं, शेप में क्या देखते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को भूल जाते हैं।
तो इसकी एक टी बेंट टी शेप, थोड़ी सी मुड़ी हुई टी शेप इसकी है जो आती है। इसके बाद इनके जो है यूजेस आ जाते हैं। अपना जो हमारे हेलोजन है, क्या क्या इनके यूजेस है वो आपने पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट। वो एक दिन का काम है, वो हो जाएगा। इसके साथ फिर आपका पी ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।